Commerce School. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter accounts of not for profit concern. तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज देखी थी, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, राइट? तो उसमें हमारी आधी एक्सरसाइज हुई, अभी हम बाकी की एक्सरसाइज अभी कर लेंगे. सो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको ई दिए है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें से ई क्या दिया आपको? वन सेंटेंस में आंसर देंगे, राइट? आंसरिंग वन सेंटेंस. क्वेश्चन आप इधर देख सकते हैं, अभी हम इधर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. ओके, तो आपको क्या दिया फर्स्ट में? व्हाट डू यू मीन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वो फर्म है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जैसे इसका नाम समझ में आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब फर्म, ऐसी फर्म जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. फिर वो किसके लिए काम करती है? वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, राइट? इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनका मकसद सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी को. तो क्या है इसका आंसर? हम लिखेंगे आंसर फर्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज अ कंसर्न not for profit concern is a concern which is not working for earning profit. जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहे. इनफैक्ट वर्क्स, ये फर्म काम करती है टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सोसाइटी. To provide the services to the society. Okay, उसके बाद आपको क्या दिया है? सेकेंड आंसर में हमें क्या दिया है? Which organization prepare income and expenditure account? कौन सी फर्म इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, राइट? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. आप इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोल सकते हैं या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको? थर्ड नंबर पे क्या दिया आपको? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो हम आंसर देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द रियल अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, राइट? तो ये एक समरी है. इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, इस वजह से वो रियल अकाउंट है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं. डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोस आउट. इट इज अ समरी ऑफ द कैश रिसिप्ट्स एंड द कैश पेमेंट. ओके, उसके बाद आपको 4 नंबर पे क्या दिया है? क्वेश्चन दिया आपको व्हाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि फर्म के पास रिकॉर्ड रहे कि उनके पास इनकम कहाँ से आई और खर्चा कहाँ पे हुआ, जो कि क्या है? स्टैट्यूटरी मींस लीगल रूल है कि हर एक फर्म को बनाना पड़ेगा. ठीक है, हर एक नॉन ट्रेडिंग को. तो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ. ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे रेवेन्यू खर्चे और इनकम रिकॉर्ड होते हैं ना. ओके, इनकम्स क्लियर. उसके बाद हमारी फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? आप देख सकते हो वहां पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द कैपिटल फंड. कैपिटल फंड क्या है? जब आपका असेट्स का साइड का टोटल ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द लायबिलिटी साइड, देन इट इज नोन एज अ कैपिटल फंड. ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज. then it is called capital fund. तब उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड बोला जाता है. ठीक है ना. तो
अभी हम इधर दिखाएंगे कैपिटल फंड क्या होता है, इक्वेशन बताएंगे हम इधर। कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, ओके क्लियर। अभी हमारा 6th क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, जो मेंबर से फीस मिलती है वो होती है सब्सक्रिप्शन। फिर तो हम इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन subscription is the revenue income, subscription is the revenue receipt, revenue receipt, subscription is the revenue receipt from the members of the non for profit concern। ये सब्सक्रिप्शन एक रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है जो हमें मेंबर से मिलता है, कौन सी फर्म के, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के मेंबर से मिलता है, राइट। सब्सक्रिप्शन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ओके। देन 7th वन में आपको क्या बोला है, व्हाट इज लीगेसी। लीगेसी किसे बोलते हैं, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी जब फर्म के नाम करके चला जाता है, ऐसी फर्म जो नॉन ट्रेडिंग है उस फर्म के नाम करके चला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लीगेसी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है लीगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड under the will on the death of the owner, under the will on the death of a donor, okay, it is always capital in nature। ये क्या रहता है, लीगेसी क्या रहता है, लीगेसी मीन्स द गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ द ओनर। जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाए और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी नॉन ट्रेडिंग फर्म के नाम करके जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीगेसी, ओके। अभी हमें 8th क्वेश्चन क्या दिया, हम आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको वहां दिए है, 8th का आंसर क्या दिया, 8th क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, जब हमारी इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, राइट। तो हम इधर क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज्यादा रहती है किससे, खर्चों से, इज कॉल्ड सरप्लस। तो उसे क्या बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया, 9 नंबर का क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। वो खर्चे जो नॉन रिकरिंग है उसे क्या कैसे बोलते हैं, हम आंसर क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मीन्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मीन्स which is non recurring expense किसे बोलते हैं, non recurring expense means the expense which is not incurred, जो खर्च नहीं होते, कैसे, अगेन एंड अगेन, जो बार बार हम खर्च नहीं करते, ऐसे खर्च जो बार बार नहीं किए जाते, दैट इज कॉल्ड अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है ना, एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ एनी एसेट, कोई भी एसेट खरीदने के लिए जो परचेस किया, खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उन खर्चों को क्या बोला जाता है, these expenditure are also known as capital expenditure। ऐसे खर्चों को एक तो नॉन रिकरिंग बोला जाता है और एक कैसे बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया, 10 नंबर पे क्या दिया आपको, टू विच अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर। सरप्लस और डेफिसिट कौन से फंड में ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, कैपिटल फंड में से। अगर सरप्लस है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सरप्लस इज एडेड टू द कैपिटल फंड, whereas deficit is subtracted from capital
तो अभी हम आगे का सीखेंगे, जो आपको टेबल दिया है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया वो देखते हैं। एफ नंबर का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है, राइट। आपको सामने को टेबल दिख रहा होगा, तो कंप्लीट द टेबल हमें बोला गया है, राइट। तो हर एक आंसर सही तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखना है, ओके। तो एफ में फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं हम। एफ में जो टेबल 1 है वो करेंगे। सबसे पहले क्या दिया आपको, सीरियल नंबर दिया वर्स्ट, उसमें फर्स्ट सीरियल नंबर पे आपको क्या दिया है, इनकम दिया आपको 10,000, एक्सपेंडिचर पे दिया आपको क्वेश्चन मार्क और सरप्लस दिया आपको सॉरी डेफिसिट दिया आपको 5,000। फर्स्ट नंबर का सीरियल नंबर देखना है। तो इनकम कितना है आपके पास, इनकम सामने दिख रहा है आपको 10,000 इनकम है, और एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क है, और क्या है डेफिसिट है कितना 5,000, राइट। तो हमारे डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हूँ, ओके। डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द इनकम, राइट। तो हमारा डेफिसिट कितना है, हमारा डेफिसिट है 5,000, ओके। हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर दिया नहीं है आपको, एक्सपेंडिचर इज द क्वेश्चन मार्क, एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, राइट। और हमारा इनकम कितना है रुपीज 10,000, राइट। अब मुझे इन्हें एक्सपेंडिचर की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं इनकम को साइड में ले जाऊंगी, राइट। तो ये 5,000 है, इस साइड में जाने के बाद ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये माइनस प्लस में हो गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू किस साइड में लिखी गई ना, उसको 5,000 के पास लिखी गई, इस वजह से वो 10,000 हो गया। तो यहाँ पर कितना प्लस 10,000 हो गया, अब ये एक्सपेंडिचर इस साइड में ही रहेगा, इक्वल टू किस साइड में रहेगा। तो इन दोनों का टोटल कितना आता है 15,000। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आएगा 15,000, ओके। कितना एक्सपेंडिचर है 15,000, क्लियर। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे, सेकंड सीरियल नंबर पे हमें क्या दिया है, इनकम कितना 8,000 है और आपका सरप्लस कितना है 4,000 है। तो हम निकालेंगे सरप्लस कितना है आपका, नहीं तो एक आसान तरीके से करते हैं, सरप्लस कितना है, सरप्लस कितना है 4,000 है, ओके। और आपको इनकम कितना दिया है, इनकम कितना दिया आपको, राइट। अब क्या है, आपको इनकम कितनी दी, 8,000 दी, तो 8,000 में से मैं कितना खर्चा माइनस करूँ कि मुझे 4,000 मिल जाए, है ना। इनकम ज्यादा रहती है और एक्सपेंडिचर कम रहता है, तब रहता है ना सरप्लस। तो कितना सरप्लस है 4,000, 8,000 में से मैं कितना माइनस करूँ कि मुझे आंसर भी 4,000 मिले। ऑब्वियसली रुपीज 8,000 में से जब मैं रुपीज 4,000 माइनस करूंगी तभी मुझे ये 4,000 रुपये मिलेंगे ना, राइट। तो हमारा आंसर क्या है रुपीज 4,000, ये क्या है हमारा आंसर है, ओके। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या दिया है, इनकम क्वेश्चन मार्क है, एक्सपेंडिचर बताया 15,000 और आपको सरप्लस बताया 8,000, ठीक है। तो सरप्लस बताया कितना, सरप्लस का फॉर्मूला क्या रहता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सही है ना। सरप्लस कितना दिया आपको, सरप्लस दिया आपको रुपीज 8,000, ओके। इनकम कितना है, इनकम हमें पता नहीं है, और एक्सपेंडिचर कितना है 15,000, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 15,000 है। तो देखो अगर मुझे कितना इनकम होगा, मैं इसमें से कितना माइनस करूँ कि मुझे इनकम पता चल जाए। इनकम अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये 15,000 को भी 8,000 के पास में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा रुपीज 8,000 प्लस रुपीज 15,000, क्या होगा वो इनकम आएगी, है ना। इनकम तो इधर ही रहेगी, इनकम ही निकालनी है ना हमें। तो एक्सपेंडिचर को हम उस साइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 23,000, क्या रहेगा हमारा 23,000 क्या रहेगी हमारी इनकम, ओके, क्लियर है। उसके बाद 4 नंबर का क्या बताया आपको, 4 सीरियल नंबर पे क्या दिया आपको, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, हमें बताना है कि या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। अभी आप देख सकते हो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, एक्सपेंडिचर 9,000 और इनकम कितनी है 7,500, तो क्या रहेगा डेफिसिट रहेगा, है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या रहता है, सॉरी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम क्या रहेगा, जब खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो तभी हम माइनस करेंगे, तो क्या रहेगा हमारा आंसर में डेफिसिट, राइट। इनकम कितनी है आपकी रुपीज 9,000 और एक्सपेंडिचर कितना है रुपीज
7,500। तो क्या रहेगा, डेफिसिट रहेगा, कितना डेफिसिट रहेगा, ₹1,500 क्या रहेगा हमारा डेफिसिट। ये क्या हमारा आंसर है। ओके, उसके बाद हमें क्लियर है ना। उसके बाद आपको फिफ्थ नंबर पे लास्ट में क्या दिया, फिफ्थ सीरियल नंबर पे आपको क्या दिया, इनकम दिया है, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर दिया। इनकम दिया आपको 15,000 और एक्सपेंडिचर आपका 11,300। तो क्या रहेगा, जब इनकम ज्यादा रहती है तो वो क्या रहता है, सरप्लस। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आंसर क्या रहता है, सरप्लस, है ना। इनकम कितनी है आपकी 15,000 और एक्सपेंडिचर कितना है 11,300। तो क्या रहेगा, सरप्लस रहेगा, कितना सरप्लस रहेगा, माइनस करके देखेंगे, 15,000 माइनस 11,300, 3,700, 3,700 क्या रहेगा हमारा सरप्लस। ओके, ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ठीक है ना। ओके, क्लियर सबको। अभी हम, ये तो एफ का फर्स्ट टेबल था, अभी एफ का सेकंड, एफ का थर्ड, तीन टेबल दिए, हमें तीनों भी सोल्व करने हैं, आंसर निकालना है, जो भी मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अभी हमें एफ के अंडर सेकंड टेबल सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया, हमें यहाँ पर प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग दिया है, उससे हमें उसमें से हमें मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर का हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपको टोटल कितना दिया, 11,100 रुपए दिए, राइट। टोटल दिया आपको 1,100 रुपए, है ना, 1,100 रुपए। फिर आपको बताया है, दूसरा क्या बताया आपको, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग बताया, प्रीपेड बताया है ना, कितना प्रीपेड है 100 रुपए। ये जो सामने प्रीपेड के सामने जो अमाउंट दिख रही है अलग कॉलम में, वो है प्रीपेड की अमाउंट 100 रुपए प्रीपेड है। तो मतलब आपका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया, राइट, दिख रहे हैं ना सामने। तो क्या है, हम सॉल्यूशन करेंगे। टोटल हमें कितना था, हमारा खर्चा कितना था 1,100 रुपए, उसमें से पहले पे कर दिया कितना 100 रुपए। तो मतलब हमारा खर्चा कितना है, कितना खर्चा रहेगा, 1,000 रुपए खर्चा रहेगा ना। तो कितना रहेगा एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर निकाल लेना है। तो क्या किया हमने, 1,100 रुपये आपने पे किए, उसमें से 100 रुपये आपने पहले ही पे कर दिए। तो मतलब हमारा इस साल का खर्चा कितना है, 1,000 रुपये है ना इस साल का खर्चा, राइट। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया, सेकंड सीरियल नंबर पे आपको दिया है, टोटल दिया है 2700 रुपये, प्रीपेड कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क है, और एक्सपेंडिचर कितना है 2,000। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल कितना है आपके पास, टोटल है ₹2,700, राइट। तो प्रीपेड कितना है वो हमें पता नहीं है, प्रीपेड के लिए क्वेश्चन मार्क है, राइट। यहाँ पर भी क्या था, प्रीपेड के लिए क्या था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क था ना। अभी प्रीपेड पता नहीं है, और एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ₹2,000। ओके, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इधर, क्या है, टोटल आपने कितना पे किया 2700 रुपये, आपका खर्चा था कितना 2,000 खर्चा था, तो 700 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया ना। तो जो भी एक्स्ट्रा पे किया वो क्या है हमारा प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर रहेगा वो हमारा प्रीपेड निकालना है हमें ना, क्योंकि प्रीपेड क्वेश्चन मार्क है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर जब हमें निकालना है, जो आपने ऐसा खर्चा जो आपने पहले पे कर दिया, टोटल खर्चा कितना था 2700 रुपये था, राइट। टोटल कितना पे किया आपने, टोटल पेड माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर, ठीक है। तो टोटल कितना पे किया आपने, ₹2,700 पे किया। तो टोटल खर्चा तो आपका सिर्फ 2,000 ही था, मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया, आपने खर्चा था 2,000, पे किया आपने 2700, तो 700 रुपये क्या है हमारा पहले पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो वो हमारा क्या है प्रीपेड है, ये हमारा आंसर है। ओके, देन आफ्टर थर्ड में आपको क्या बताया, आपको टोटल दिया है, टोटल आपने कितना पे किया 8,200 रुपये, जो टोटल है वो है आपने पे किया, ठीक है। और आपको साइड में क्या दिया, प्रीपेड दिए, और प्रीपेड के साथ में जो कॉलम है वो आपको उसकी अमाउंट है, प्रीपेड है या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग है उसकी अमाउंट है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे टोटल कितना पे किया आपने, ₹8,250, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया, प्रीपेड पता नहीं है हमें, प्रीपेड का लिखाएंगे इधर क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद क्या है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 6,650, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर कितना है ₹6,650,
तो क्या है, आपने पे कितना किया, 8,250। खर्चा कम था लेकिन तभी भी आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या है, प्रीपेड है। तो हम पूरी अमाउंट में से जितना भी आपने पे किया उसमें से हम खर्चा माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, प्रीपेड। ओके, सॉल्यूशन निकालेंगे हम इधर, क्या है, प्रीपेड निकालना है ना हमें, तो प्रीपेड इज इक्वल्स टू प्रीपेड कैसे निकालेंगे, हमने टोटल कितना पे किया, 8,250, उस जबकि खर्चा था सिर्फ 6,650, ज्यादा पे किया ना। जब भी हम ज्यादा पे करते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा, जितना भी आपने एक्स्ट्रा पे किया तो वो क्या रहेगा, प्रीपेड रहेगा, राइट। तो प्रीपेड कैसे निकालते हैं हम, ये टोटल माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, राइट। टोटल पेड माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, जो भी हमारा साल का खर्चा था, लेकिन पे किया आपने ज्यादा, 8,250 रुपीज पे किया, लेकिन आपके साल का खर्चा था 6,650 था, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया वो हम देख लेते हैं। 8,250 में से 6,650 माइनस करेंगे, 0 0 12 माइनस 6 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना, ₹1,600। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रीपेड अमाउंट। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया है, फोर्थ सीरियल नंबर पे देखेंगे क्या दिया आपको, आउटस्टैंडिंग निकालना है, राइट। तो टोटल कितना पे किया आपने, 1,200 रुपये पे किया, टोटल पे किया आपने कितना, 1,200, राइट। और हमें क्या बताया, आउटस्टैंडिंग निकालना, राइट। आउटस्टैंडिंग कितना दिया आपको, 200 रुपये दिया आपने पहले, कितना पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब कितना पे करना बाकी है। और हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर। ओके, हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखो आपने टोटल कितना पे किया, 1,200 रुपये, लेकिन 1,200 रुपये पे करने के बाद भी 200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बाकी है। मीन्स साल का खर्चा कितना रहेगा, जब भी आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम उसको प्लस करते हैं, राइट। तो हम अब अगर एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। तो कितना है, टोटल कितना पे कर दिया आपने, 1,200 पे कर दिया, और 200 रुपये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मीन्स टोटल हमारा खर्चा साल का कितना होगा, 1,400। ओके, ठीक है। अभी 2 और बाकी है, तो मैं ये रब करने के बाद वापस सॉल्व करूंगी, प्रॉब्लम तो आपको दिख ही रहा है वहां पे, ठीक है। अभी आपको सेकंड में आपको क्या दिया, अभी 5th और 6th बाकी है ना, कैलकुलेट करना है, राइट। तो पहले वो करेंगे हम, क्या दिया आपको, टोटल कितना पे किया ये हमें पता नहीं है, राइट, उधर क्वेश्चन मार्क दिया आपको, राइट। उसके बाद आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग कितना है, 600 रुपये, मतलब कितना पे करना बाकी है, वो है 600 रुपये। ओके, और हमें इस साल का खर्चा दिया है 5,100, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर ₹5,100। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये निकालना है कि हमने साल भर में कितना पे किया, है ना। देखो आपका खर्चा था 5,100 और आपने पे किया अभी कम, है ना। तो हम अगर टोटल पे किया, कितना पे किया ये निकालना है, टोटल पेड निकालना है। देखो अगर आपने पूरा पे कर दिया होता तो ऑप्शनिंग रहता ही नहीं, है ना। तो हम इधर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर तो था हमारा 5,100 रुपए, लेकिन आपने अभी तक कम पे किया, अभी तो आउटस्टैंडिंग है ना। अगर पूरा पे कर दिया होता तो वो बाकी नहीं रहता ना, जो कि हमारा बाकी दिखा रहा है। कितना है, 5,100 रुपये आपका खर्चा है साल का, जिसमें से आपने 600 रुपये कम पे किए, मतलब आपने कितने पे किए, 4,500 आपने पे किए, ठीक है ना। आप 4,500 पे किए, तो 600 रुपये जब हम इसमें प्लस कर देंगे तो 5,100 आएगा ना साल का खर्चा, क्लियर। ओके, उसके बाद हमें 6 नंबर पे क्या दिया आपको, 6 नंबर में हमें दिया है टोटल कितना पे किया आपने, टोटल पेड ₹1,800। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग पता नहीं है, हमें दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग पे क्वेश्चन मार्क दिया। ओके, उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2,200, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2,200। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो पे किया आपने 1,800 रुपए, खर्चा था 2,200 रुपए, मतलब अभी 400 रुपए पे करने बाकी है, तो वही हमारा आउटस्टैंडिंग रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे रहेगा, टोटल पेड सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर, एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर माइनस टोटल पेड। साल का खर्चा कितना पे किया आपने, कितना खर्चा था 2200 रुपये, पे कितना किया 1800 रुपये, मतलब अभी भी पे करना बाकी है ना, तो वही हमारा आउटस्टैंडिंग है। कितना पे करना बाकी है 400 रुपये, मतलब 400 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एफ का सेकंड टेबल था जो हमने अभी सॉल्व किया, समझ में आया ना। ठीक है, अभी हम करेंगे एफ का थर्ड टेबल। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे एफ का थर्ड टेबल, जिसमें हमें बताया रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप क्वेश्चन देख सकते हैं सामने, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल नंबर पे क्या दिया, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया आपको, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या दिया आपको, टोटल रिसीव्ड कितना रिसीव किया टोटल अभी तक 1200 रुपए, राइट। टोटल रिसीव्ड दिया है ना आपको, सॉरी 1200 नहीं है 1300 है। ओके, उसके बाद आपको दिया रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में मिल गया आपको, रिसीव्ड इन एडवांस कितना एडवांस में मिल गया आपको, ₹200 एडवांस में मिल गया ना। उसके सामने वाले कॉलम में आपको उसकी अमाउंट दी है। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ द ईयर कितनी है ये पता करना है हमें, इनकम ऑफ द ईयर ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको कितना रिसीव हुआ 1300 रिसीव हुआ, तो पहले ही कितना रिसीव हो गया 200 रुपए आपको पहले ही रिसीव हो गया, मतलब बाद के लिए है ना, अगले साल के लिए पहले रिसीव हो गया। तो मतलब हमारे इस साल की इनकम थी कितनी 1300 रुपए आपको मिले, 1300 रुपए में से 200 साल तो बाद के अगले साल के पहले मिल गए, तो मतलब हमारी इस साल की इनकम कितनी है 1100 रुपए ही रहेगी ना। तो हम इधर लिखेंगे इनकम ऑफ द ईयर, हमें जब कैलकुलेट करना है इनकम ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टोटल रिसीव्ड माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। जब भी एडवांस से मिलता है तो हम क्या करते हैं, प्री रिसीव्ड हो या प्री पेड हो तो क्या कर देते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं। कितना रिसीव हुआ ₹1300 रिसीव हुआ, उसमें से 200 रुपये आपको एडवांस में रिसीव हो गया, मतलब आपको इनकम कितनी है आपकी इस साल की 1100 रुपए आपकी इनकम है। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे टोटल रिसीव्ड पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया, राइट। टोटल रिसीव्ड पर हमें क्या बताया, क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद आपको बताया रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में मिला 400 रुपये एडवांस में मिले, रिसीव्ड इन एडवांस कितना 400 रुपये एडवांस में मिले। और इनकम ऑफ द ईयर कितनी हुई 1400 रुपये, राइट। ओके, तो क्या है यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना है, देखो टोटल रिसीव कितना हुआ, उसमें से एडवांस में मिला तो टोटल तो रिसीव ज्यादा ही हुआ होगा, जिसमें से हम रिसीव्ड को क्या कर देते हैं, एडवांस में जो मिलता है उसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमें इनकम पता चलती है, राइट। तो हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो टोटल रिसीव्ड अगर हमें निकालना है, ये तो हमारी आज की इनकम है और ये हमें एक्स्ट्रा मिल गई, तो टोटल हमें कितना मिल गया, उन्होंने वो टोटल पूछा ना, टोटल कितना मिला, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। तो हम इधर क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ द ईयर, इनकम ऑफ द ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कितना आएगा 1400 रुपए प्लस 400 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा 1800 रुपए। ओके, तो हमें इतना टोटल रिसीव हुआ इस साल, क्लियर। थर्ड नंबर पर हमें क्या दिया है, थर्ड नंबर पर हमें टोटल रिसीव की अमाउंट दी है कितनी 2000, टोटल रिसीव कितना दिया आपको 2650 रुपीज आपने टोटल रिसीव की इस साल। ओके, और एडवांस में कितने मिले वो हमें पता नहीं है, कितने एडवांस में मिले वो पता नहीं है। और इनकम ऑफ द ईयर कितनी थी 2000 थी, इनकम ऑफ द ईयर ₹2000 थी आपकी इनकम इस साल की, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो आपको टोटल कितना मिला 2650, जबकि इनकम तो इस साल की से 2000 थी, तो 650 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले ना, तो जितने भी आपको एक्स्ट्रा मिले वो है प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। तो हम इधर लिखाएंगे रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कैलकुलेट करना है ना, रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल रिसीव्ड माइनस इनकम ऑफ द ईयर
हमें जितना भी टोटल रिसीव हुआ उसमें से ये हमारी इनकम थी, हमें रिसीव हुआ ज्यादा, रिसीव हुआ हमें 2650, जबकि हमारी इनकम थी सिर्फ 2000, तो मतलब 650 रुपये में एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, तो वो क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम आगे के और भी बताए, इस टेबल में 3 और हैं, तो वो भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड टेबल में 4th नंबर पे क्या दिया है, क्या दिया आपको, आपको टोटल रिसीव की इनकम पता नहीं है, वहां पर क्वेश्चन मार्क है। एक्योर्ड मतलब आपको आउटस्टैंडिंग है, एक्योर्ड मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, जो कि अभी तक मिला नहीं मतलब मिलना बाकी है, ठीक है ना। टोटल रिसीव क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद एक्योर्ड बताया ना, एक्योर्ड मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, एक्योर्ड या फिर आउटस्टैंडिंग एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसके साथ में आउटस्टैंडिंग भी लिख सकती हूँ। कितना आउटस्टैंडिंग है, 290 रुपीज आउटस्टैंडिंग है ना। उसके बाद इनकम कितनी हुई आपकी, इस साल की इनकम ऑफ द ईयर कितनी है, 3190, इनकम ऑफ द ईयर रुपीज 3190, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे, देखो इतने मिलने बाकी है और इनकम आपकी इतनी है, तो मतलब आपको क्या मिला, कम मिला होगा ना, तभी तो मिलना बाकी है ना, ठीक है। तो कितना आएगा, टोटल रिसीव्ड, जितना भी रिसीव हुआ वो कम रिसीव हुआ, कम रिसीव हुआ तभी तो हमारा ऑप्शन है ना। अगर हमें ज्यादा रिसीव हुआ तो प्रीपेड होता, हमें कम रिसीव हुआ तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल रिसीव्ड इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द ईयर, इनकम ऑफ द ईयर माइनस एक्योर्ड, एक्योर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, जो भी मिलना बाकी है। ओके, ठीक है। कितना कितना इनकम हुआ आपको, इनकम कितना था इस साल का, 3190, इनकम कितना कितना आउटस्टैंडिंग है, आपको मिलना बाकी है 290 रुपीज, मतलब हमें अभी तक कितना रिसीव हुआ, 2900 रुपए, ठीक है। ओके, ठीक है ना। ओके, अभी अगला 5th नंबर पे आपको क्या दिया है, ठीक है। 5th नंबर पे आपको क्या दिया है, टोटल रिसीव दिया है। 5th नंबर पे हम देखेंगे टोटल रिसीव दिया आपको, राइट। कितना दिया, कितना मिला आपको, टोटल रिसीव कितना हुआ, 1700 रुपए, 1700। उसमें से एक्योर्ड, एक्योर्ड पता नहीं है हमें, कितना आउटस्टैंडिंग है वो पता नहीं है, एक्योर्ड या फिर आउटस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं। ओ ऑब्लिक एस मींस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, पता नहीं है वो क्वेश्चन मार्क है। एंड देन आफ्टर इनकम ऑफ द ईयर, हमारी इनकम कितनी थी, कितनी थी, रुपीज 2150। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो आपकी इनकम थी 2150 रुपए, इनकम मिला कितना, 1700 रुपए, मतलब अभी भी मिलना बाकी है। इनकम इतनी मिलनी चाहिए लेकिन मिली कम, मतलब जितनी भी बाकी है वो हमारे लिए क्या है, एक्योर्ड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, मतलब अर्न हो चाहिए लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एक्योर्ड, ठीक है। एक्योर्ड, एक्योर्ड बोलो या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे हम, इज वन एंड द सेम। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम ऑफ द ईयर माइनस टोटल रिसीव्ड, ठीक है। 2150 इनकम थी आपकी, रिसीव कितनी हुई, 1700 रिसीव हुई, मतलब आपको कितनी रिसीव होनी बाकी है, कितनी मिलनी बाकी है, आपको 450 रुपीज अभी भी मिलने बाकी हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी 6 नंबर का देखेंगे हम। वहां पे 6 नंबर पे आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि टोटल रिसीव हुआ 2600 और आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए, मतलब आपकी इनकम कितनी थी वो निकालना है हमें। टोटल रिसीव कितना रिसीव हुआ हमें, 2600 रिसीव हुआ, ठीक है। और आपकी एक्योर्ड, एक्योर्ड बोलो या फिर आउटस्टैंडिंग बोलो एक ही बात है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो इनकम ऑफ द ईयर कितनी है पता नहीं है भाई, तो हमें निकालना है ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या कितना है, हमें इनकम रिसीव हुई थी 2600 रुपए, लेकिन अभी भी 500 रुपए मिलनी बाकी है, मतलब हमारी टोटल इनकम कितनी है इस साल की, 3000। इन दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। तो इधर लिखेंगे हम इनकम ऑफ द ईयर, कैलकुलेट करना है ना हमें, इनकम ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू टोटल रिसीव प्लस एक्योर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, राइट। तो कितना
2600 रुपये रिसीव हुआ, लेकिन अभी भी 500 रुपये मिलने बाकी है। इससे हमारी टोटल इनकम कितनी होगी इस साल की? 3100 रुपये। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। अभी हमें अगला क्वेश्चन जी करेंगे। तो जी में आपको क्या बोला गया है? जी का जो सब टाइप है क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो भी जी है उसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। मतलब कुछ बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक रहता है, तो उन्होंने क्या करना, कैलसी का यूज नहीं करना। भले ही आप घर पे है लेकिन कैलसी का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप कैलसी का यूज करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन टेक्निक है, जो आपको तरीका है वो आपको नहीं आएगा। आप उसका सहारा मत लो, कंप्यूटर्स का, कैलसी का सहारा मत लो, क्योंकि एग्जाम में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम करेंगे जी, कैलकुलेट करेंगे, हाथ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन हाथ से करना है, कैलसी का यूज नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें कि कभी कभी कोई चीज कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो वो ध्यान से समझ लें। ठीक है, आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी हम इनका सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या दिया है? 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर ₹50,000 फॉर द 3 मंथ्स। 50,000 का फर्नीचर आपके पास, ठीक है, 3 महीने के लिए आपको डेप्रिसिएशन करना है। कितने रेट से? 10% रेट से। ठीक है, तो हम इधर कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। ऐसा यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर हमें कैलकुलेट करना है। अभी ध्यान से देखना है सबने, ₹50,000 के ऊपर 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए जब कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? 3/12 लिखते हैं, क्योंकि 12 मंथ से 3 मंथ्स के लिए आपको डेप्रिसिएशन करने के लिए बोला जा रहा है। 10% का नीचे आ जाता है 100। ओके, अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए इधर नहीं करेंगे, हम एक रफ जगह पर करेंगे। तो 50,000 में 3/12 इंटू 10/100। ओके, तो 00 से 00 कट। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, फिर 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, राइट। और 125 इंटू 10 कितना आ जाएगा? रुपीज, इधर लिख देती हूँ मैं रुपीज 1250। इधर लिख देती हूँ मैं रुपीज 1250। ये क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन है 3 महीने के लिए 50,000 वैल्यू पर 10% रेट से। ओके, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना समझ में आया ना? ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में आपको क्या बताया? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको वहां पर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया आपको? 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹80,000 फॉर 1 ईयर। हमने बैंक लोन लिया 80,000 का, 1 साल के लिए, उसके ऊपर ब्याज लगेगा कितने परसेंट रेट से? 12% रेट से। तो हम इधर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन कितना है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालेंगे तो कितना है? 80,000 का बैंक लोन लिया आपने, पूरे साल के लिए लिया, तो इधर कोई पीरियड नहीं आएगा। और 12% रेट मीन्स 12/100। ओके, 00 से 00 कट। 12 9 जा 86, राइट, 96, सॉरी, कट नहीं करते। आप लोगों को पता है, यहाँ से हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, दोनों जीरो को कट कर देंगे, जैसे कट कर देते जाने दो। 12 9 जा 12 8 जा 96 और ये 00 एज इट इज। मीन्स कितना ब्याज आएगा? हमें ब्याज देना पड़ेगा 9,600 रुपए का। ठीक है, 1 ईयर है तो इस वजह से पीरियड लेते ही नहीं है। ठीक है ना। थर्ड ईयर, थर्ड नंबर का क्या दिया आपको? ओपनिंग स्टॉक दिया स्टेशनरी का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी को परचेस किया, आउटस्टैंडिंग बिल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द स्टेशनरी कंज्यूम। हमने साल भर में स्टेशनरी कितना कंज्यूम किया, ये हम निकालते हैं ना। किधर निकालते हैं? एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। बेसिक्स मैंने सारे फॉर्मूला सारा कुछ बताया, तो एक बार देख लो। ठीक है ना, अगर किसी ने नहीं देखा, किसी ने लेक्चर मिस किया होगा, तो वो वीडियो देख लो पहले। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें इधर देखना है ना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। स्टेशनरी का स्टॉक कितना है आपके पास? ₹5,000। एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं ये कैलकुलेशन हम। ठीक है, 5,000 का हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है, प्लस करेंगे परचेस। कितना स्टेशनरी परचेस किया? मीन साल के पहले दिन से आपके पास 5,000 का स्टेशनरी था, फिर साल के दिन आपने परचेस, साल के दौरान आपने परचेस किया कितना? 7,000 का स्टेशनरी का परचेस किया। टोटल कितना हो गया? 12,000 का स्टेशनरी का स्टॉक हो गया आपके पास। और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, अभी भी 12,000 का स्टेशनरी बिल पे करना बाकी है। मीन्स प्लस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द स्टेशनरी। ठीक है, कितना कितना बिल पे करना बाकी है? 14,000 रुपए।
मीन्स टोटल कितना आ जाएगा 26,000 रुपीज क्या आ जाएगा हमारा साल के दिन तक स्टॉक है। ठीक है, तो आखिरी स्टॉक बताया, क्लोजिंग स्टॉक बताया 1000। देखो साल के दौरान आपके पास कितना स्टॉक था, 26,000 का स्टॉक था, लेकिन साल के आखिरी दिन सिर्फ आपके पास 1000 का स्टॉक बचा। बाकी स्टेशनरी गई कहाँ, 26,000 से सिर्फ 1000 की स्टेशनरी बची, तो 25,000 की स्टेशनरी गई कहाँ, वो हमने यूज कर दी, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे 1000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमने कितनी की स्टेशनरी कंज्यूम की, 25,000 की। तो ये हमारा आंसर है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये पता करना था, ये हमारा आंसर है। ओके, क्लियर, ग्रेट। अभी अगले दो हैं, फोर्थ और फिफ्थ, वो हम अभी मैं इसको रख कर देती, फिर करते हैं। ठीक है, देखो हमें फोर्थ में नंबर पे क्या दिया, सैलरी आपने कितनी पे की, 10,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बता रहे हैं आपको, 5,000। कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितनी सैलरी डेबिट करेंगे, वही हमें बोला है, तो हम इधर बनाएंगे एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ओके, सैलरी किधर आती है, एक्सपेंडिचर साइड में आता है ना, डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। ओके, यहाँ पर आता है इनकम, इनकम में तो हमें कुछ इफेक्ट करना नहीं है। ठीक है ना, अभी इन्होंने बोला है टू सैलरी, सैलरी कितना पे किया आपने, कितना सैलरी पे किया आपने, 10,000 सैलरी पे की, वो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 5,000 सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। टोटल सैलरी कितनी पे की आपने, 15,000, तो यही है वो अमाउंट, हमें यही हमारा आंसर है। उन्होंने पूछा कि कितनी सैलरी को डेबिट करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की 15,000, राइट। ओके, द लास्ट वन, फिफ्थ नंबर का आपको क्या दिया, लाइब्रेरी बुक्स रुपीज डैश दिया है, और लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 इज इक्वल टू रुपीज 45,000। देखो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 5,000, और आखिरी में वैल्यू कितनी बची है, 45,000। मीन्स क्या है, लाइब्रेरी बुक्स कितने की थी आपकी, हाँ, ओपनिंग स्टॉक निकालना है हमें। ठीक है ना, लाइब्रेरी बुक्स क्या दिया आपको, लाइब्रेरी बुक्स क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, उसमें से हम लेस करेंगे क्या, 10% डेप्रिसिएशन, जो कि कितना आ रहा है आपका, रुपीज 5,000 आ रहा है, और हमारे पास हमारी लाइब्रेरी बुक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 45,000 बचा। ठीक है ना, ओके, तो कितना आएगा, 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तभी 45,000 आता है ना, राइट। तो इजी है, सिंपल है, वेरी सिंपल। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे ये, क्या लिखेंगे हम इधर, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स कितनी है, लाइब्रेरी बुक्स कितनी रहेगी आप बताओ, लाइब्रेरी बुक्स कितनी रहेगी, 50,000 रहेगी ना, 50,000 का 10%, राइट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, कितना, 5,000, कितना आएगा, आंसर में कितना आएगा, 45,000। तब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बताया है, तो हमारी वैल्यू क्या है, जो हमें आंसर में निकालनी थी वो थी 50,000। ओके, क्लियर, क्लियर है ना सबको। अभी हमारा एक लास्ट बाकी है जिसमें हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, फिर हमारा पूरा एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये लास्ट है हमारा एच का, क्या दिया आपको, फाइंड ऑड वन आउट। आपको कुछ ऑप्शंस दिए, तो उसमें से हमें कुछ ऑड निकालना है जो बाकी के सारे के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं वहां पर क्या दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बनाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कंसर्न बनाता है, मतलब ट्रेडिंग कंसर्न बनाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हम नॉन ट्रेडिंग बनाते हैं, बैलेंस शीट भी नॉन ट्रेडिंग बनाता है। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर क्या ऑड मैन आउट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाकी सारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कौन बनाता है, ट्रेडिंग कंसर्न बनाता है। सिर्फ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जो कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाता है। तो इसमें से और क्या हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। तो हम इधर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कंप्यूटर एसेट है, लेकिन सैलरी हमारा खर्चा है। इसमें से और कौन है, सैलरीज, ठीक है।
उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या दिए, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, रिवेन्यू इनकम। स्टेशनरी हमारी रिवेन्यू इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी रिवेन्यू इनकम है, नहीं लेकिन स्टेशनरी हमारा खर्चा है, सॉरी। सब्सक्रिप्शन इनकम है, स्टेशनरी खर्चा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, लोकल रेंट रिसीव्ड इनकम है, सब कुछ इनकम है, सिर्फ स्टेशनरी एक खर्चा है। तो स्टेशनरी क्या रहेगा, ऑड रहेगा, राइट। फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया, फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, ट्रेडिंग फर्म है। वीणा विद्या मंदिर ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग है। लक्ष्मी हॉस्पिटल नॉन ट्रेडिंग है। एंड मनोज स्पोर्ट्स क्लब ये भी नॉन ट्रेडिंग है। तो इसमें से ट्रेडिंग कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि वो उनका मेन काम क्या है, प्रॉफिट कमाना है। इस वजह से हम इधर लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, सरप्लस, डिफिसिट, है ना। सरप्लस भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालते हैं, डिफिसिट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालते हैं। नेट प्रॉफिट किधर आता है, नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जो कि हम ट्रेडिंग फर्म में बनाते हैं। कैपिटल में भी नॉन ट्रेडिंग में आता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, जो कि नॉन ट्रेडिंग में नहीं बनता, वो ट्रेडिंग फर्म बनाती है, राइट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उधर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। सो हियर दिस चैप्टर गेट्स ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। So here this chapter gets over. I hope you understood the whole chapter. अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज पढ़ी है। मैंने बेसिक्स अपलोड किए 3 पार्ट्स में, सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए, हमने थियोरेटिकल एक्सरसाइज सॉल्व किए। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क का आता है विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। और थियोरेटिकल अलग है, मीन्स 12 मार्क आपके सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, जो कि कंपलसरी आपको करना रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन में कुछ भी नहीं आता। सेम ग्रेजुएशन में आता है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आप ये चैप्टर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको ये चैप्टर मिलेगा, तो बेटर है कि हम पहले ही सीख लें, ठीक है। तो ध्यान से सीखना है। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया तो आप मुझे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एडमिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो हर एक चीज का मतलब हम समझेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब समझेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।